Hello students, class 11th, chapter 5, laws of motion. Topic is laws of limiting friction. Limiting friction के कुछ laws होते हैं. Number 1, the value of limiting frictional force F between the surface of the two bodies in contact is directly proportional to normal reaction N between the bodies. Suppose this body is placed on the horizontal surface, right? इन दोनों के बीच में जब ये हम मूव कराने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, right? And the maximum value of static friction, which is known as limiting friction, right? Now this value of limiting friction is directly proportional to, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है. यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. और एज वी इंक्रीज दिस नॉर्मल रिएक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो इंक्रीजेज. जैसे जैसे ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होता है वैसे ही ये वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी इंक्रीज होती है. नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होने का मतलब बॉडी का वेट इंक्रीज होगा. यदि बॉडी का मास इंक्रीज होता है तो वेट इंक्रीज, और वेट इंक्रीज होने पर नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, और नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होने पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और यू कैन से द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आल्सो इंक्रीजेज, राइट. नाउ नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन in which one body is on verge of starting its motion and acts tangentially along the surface in contact. ये जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है. किसके अपोजिट? जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करने की कोशिश करती है. जिस डायरेक्शन में बॉडी फोर्स लगाने के बाद मूव करने की कोशिश करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की. एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इज टेंजेंशियली अलोंग द सरफेसेस. सरफेसेस के टेंजेंट के अलोंग होती है. दोनों बॉडीज के सरफेस के टेंजेंट के अलोंग होती है डायरेक्शन ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, राइट. नंबर 3, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज independent of apparent area of contact provided normal reaction remains constant. ये जो वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की ये इंडिपेंडेंट होती है apparent area of contact provided the normal reaction remains constant. मीन्स जब ये बॉडी हम इस सरफेस पर रखते हैं तो इसका, इस बॉडी का सरफेस, suppose this surface which is in contact with the another body, इसके apparent area पर डिपेंड नहीं करती है लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू apparent area पर इंडिपेंडेंट होती है, राइट. प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. यदि नॉर्मल रिएक्शन आपका कांस्टेंट है तो ये apparent एरिया, मान लीजिए ये बॉडी आपने ऐसे रखी इस पर, तो ये दिस इज द apparent एरिया, दिस इज द apparent एरिया विच इन कॉन्टैक्ट विद द अनदर सरफेस. तो इसके इंडिपेंडेंट होती है. एरिया को कम करें या ज्यादा करें, नॉर्मल रिएक्शन यदि आपकी कांस्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन यदि कांस्टेंट है तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपका कांस्टेंट होगा, सेम होगा. नंबर 4, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. द वैल्यू ऑफ दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करती है कि जो हमारे सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट हैं उनकी नेचर कैसी है, उनकी नेचर कैसी है. यदि हम सरफेस को चेंज करें, मटेरियल को चेंज करें तो हमारा क्या होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी चेंज होगा. यदि हम यहाँ पर कंसीडर करें ये वुडन सरफेस है, इस वुडन सरफेस पर हम एक ग्लास की बॉडी को रब करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स अलग होगा. एक आयरन की बॉडी को रब करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स अलग होगा. इसका मतलब
the force of limiting friction depends upon the nature of surfaces in contact. दोबारा समझते हैं, यदि हमारे यहाँ पर ये सरफेस वुडन सरफेस है नीचे और इसके ऊपर ये ग्लास की बॉडी को हम रब करते हैं, मूव कराते हैं, ग्लास की बॉडी को मूव कराते हैं तो फ्रैक्शनल फोर्स अलग होगा। और यदि आयरन की बॉडी को मूव कराते हैं, आयरन बॉडी को मूव कराते हैं तो फ्रैक्शनल फोर्स अलग होगा। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। यदि दोनों के सरफेसेस अलग अलग करेंगे, मटेरियल चेंज करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन भी, लिमिटिंग फ्रैक्शन भी आपका चेंज होगा। राइट, नाउ नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एज वी नो दैट, हमने यहाँ पर अभी किया था कि हमारा जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स, limiting fractional force is directly proportional to normal reaction, right? This F proportional to N. Now इस proportional sign को remove करते हैं, एक constant आता है, this F is equal to mu into N, और this mu is equal to F upon N. Mu is equal to this F upon N, and here this mu is known as coefficient of friction. इस म्यू को हम कहते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिस Fs इज लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। Fs इज इक्वल और लेस देन म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, बट बॉडी नहीं चल रही है, उस टाइम जो फ्रिक्शन आता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। और उसकी वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस और इक्वल टू, दिस इज लेस और इक्वल टू, दिस Fs इज लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। हियर दिस म्यू एस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड नॉट दैट the maximum value of this static friction is known as limiting friction. The maximum value of this static friction is known as limiting friction, denoted by this Fl. But in case of kinetic friction or dynamic friction, kinetic friction का मतलब जब बॉडी हमारी फोर्स लगाने पर, अप्लाइड फोर्स हमने लगाया इस पर, तो बॉडी चलना शुरू कर रही है। जिस टाइम पर बॉडी चलती है उस टाइम जो फ्रिक्शन आता है उसको हम कह रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, या दूसरा नाम काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम डायनामिक फ्रिक्शन। देयरफॉर दिस डिनोटेड बाय Fk, एंड दिस Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है, mu k into n. This n is the normal reaction and this mu k is known as coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction, and note that this mu k is less than mu s. mu k की वैल्यू हमारी लेस होती है, mu k is less than mu s. Now the variation of फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स। यदि हम किसी भी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाएं, तो ये जो फ्रिक्शन आता है ये किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से वेरी करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स हमारा इंक्रीज होता है, अप्लाइड फोर्स हमने यहाँ पर लिया ऑन द एक्स एक्सिस, applied force on the x-axis and the force of friction on the y-axis, right? हमारा force of friction कहाँ पर है? y-axis पर है। और this applied force is here, this is applied force here. Initially as we increase the applied force, the static friction also increases. The static friction also increases and it becomes maximum. And this maximum value of this Fs is known as limiting friction,
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रैक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रैक्शन। और जब हमारी बॉडी चलना शुरू करती है उस टाइम जो फ्रैक्शन लगता है दैट इज काइनेटिक फ्रैक्शन। और ये काइनेटिक फ्रैक्शन हमारा अप्लाइड फोर्स के साथ चेंज नहीं होता है। काइनेटिक फ्रैक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ चेंज नहीं होता है। ये तो हमारा यहाँ पर स्टैटिक फ्रैक्शन था। स्टैटिक फ्रैक्शन हमारा अप्लाइड फोर्स के साथ चेंज होता है। अप्लाइड फोर्स के साथ चेंज होता है। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स ज़्यादा करते हैं तो ये स्टैटिक फ्रैक्शन भी हमारा ज़्यादा होता है। बट मैक्सिमम वैल्यू होने पर स्टैटिक फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज लिमिटिंग फ्रैक्शन। उसके बाद बॉडी चलना शुरू करती है और उस टाइम जो फ्रैक्शन आता है दैट इज काइनेटिक फ्रैक्शन। And the value of this kinetic fraction does not depend on the applied force, right? Now, in the graph, the portion OA is known as static fraction. From here to here, this is static fraction, and the portion CB is known as kinetic fraction. From this C to B, here this C, here this B, and this is known. This represents kinetic friction, right? Or you can say this part of the graph from here to here, this is static region. This is static region, and from here to here this is kinetic region. यहाँ से यहाँ तक हमारा ये kinetic region और इस पार्ट को हम कह रहे हैं static region। तो इस तरह से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वेरिएशन अप्लाइड फोर्स के साथ बना सकते हैं। वेरिएशन का मतलब चेंज होना। यदि अप्लाइड फोर्स को चेंज करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से चेंज होता है ये हमने इसमें दिखाया है। नाउ स्टैटिक फ्रैक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रैक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हम यहाँ पर बॉडी पर एक फोर्स लगाते हैं अप्लाइड फोर्स। बॉडी स्टार्टिंग में चलना शुरू नहीं करती है। हमने 1 न्यूटन लगाया, बॉडी नहीं चल रही है। हमने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर 1 न्यूटन का, बॉडी नहीं चलती है। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रैक्शन है दैट इज 1 न्यूटन। और यदि हम यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 2 न्यूटन का फोर्स, बॉडी अभी भी नहीं चलती है, तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रैक्शन है दिस इज 2 न्यूटन। पहले 1 था। अब यदि 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अभी भी नहीं चल रही सपोज, तो अब यहाँ पर स्टैटिक फ्रैक्शन हमारा 3 न्यूटन हो गया। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को हम ज़्यादा करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये हमारा स्टैटिक फ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जाता है। इसी बेस पर हम इसको कहते हैं कि स्टैटिक फ्रैक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जैसा कि इस ग्राफ से भी क्लियर है, जैसे जैसे हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारी स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, राइट। नाउ अनलेस द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, जब तक ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता मूव करना, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही दिस फ्रिक्शन फोर्स। एंड व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द अप्लाइड फोर्स, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन also increases or decreases accordingly. So this is the static fraction is a self adjusting force. Now numerical करते हैं, देखिए फ्रिक्शन पर बेस। Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on the floor will remain stationary given that coefficient of static fraction between the box and the train floor is 0.15 and given that small g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कहता है ये एक ट्रेन का एक हमारा कंपार्टमेंट, उसके अंदर ये बॉक्स, कंपार्टमेंट के फ्लोर पर ये बॉक्स। क्वेश्चन में कहता है कि इस कंपार्टमेंट के अंदर ये बॉक्स प्लेस है, फ्लोर पर प्लेस है, तो इस ट्रेन का कितना एक्सेलरेशन डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, जिससे कि ये जो बॉक्स है ये स्टेशनरी यहाँ पर है, ठीक है। इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हमें गिवन है, दिस इज एंड स्मॉल जी इज गिवन। एज यू नो व्हेन दिस, ये जो ट्रेन है
जब इस ट्रेन को हम ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कराते हैं तो इस बॉक्स पर एक स्यूडो फोर्स लगता है। हमने लास्ट क्लासेस में किया था स्यूडो फोर्स, एंड दिस स्यूडो फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, इट इज फिक्सिशियस फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। जब इस ट्रेन को हम आगे मूव कराते हैं एक्सेलरेशन ए से, तो इस बॉक्स पर एक पीछे की डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है। दिस इज स्यूडो फोर्स MA, इस बॉक्स पर लगता है, तो इस बॉक्स को ये पीछे ले जाने की कोशिश करता है, एंड ड्यू टू विच ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर लगता है, फिर इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। इस ट्रेन के एक्सेलरेशन के कारण तो ये ट्रेन के एक्सेलरेशन के कारण तो इस पर स्यूडो फोर्स लग गया। अब इस फोर्स के कारण ये बॉक्स इधर मूव करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। अब क्वेश्चन में कहता है कि ये स्टेशनरी रहना है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है हमारा, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू दिस MA, मस्ट बी ग्रेटर, ये ज्यादा होना चाहिए। ये रोकने की कोशिश करता है इसको, ये इसको रोकने की कोशिश करता है और ये इसको आगे चलाने की कोशिश, इसका मतलब ये ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए या कम से कम इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस FS इज ग्रेटर और इक्वल टू MA, बट यू नो FS हमने लास्ट उसमें किया था टॉपिक के अंदर, तो दिस इज μs into n, FS स्टैटिक फ्रिक्शन इज μs into n, दिस इज इक्वल और ग्रेटर देन MA, but n is equal to mg, this normal reaction is equal to mg, right? Therefore this mg here and this m is m cancel by this, therefore this a is less or equal to μs into g, right? Now on putting value, the maximum value of acceleration is, हमें चाहिए maximum value acceleration की, therefore this is the maximum value, a max is equal to, this is 0.15, μs की वैल्यू हमें गिवन थी और यहाँ पर ये g की वैल्यू हमारी 10, तो दिस ऑन सॉल्विंग 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। थैंक यू, आज के लिए केवल इतना ही।